नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। आम के बाग में इस समय बौर आ रहे हैं और इन्हीं बौर से फलों का निर्माण होता है, इसलिए आम के बागों की खास देखरेख करने की जरूरत पड़ती है ताकि आम के बागों से अधिक फलों की प्राप्ति हो सके। तो आम के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ शिव कुमार से। किसान भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम जो है हमारे भारतवर्ष का राष्ट्रीय फल है और स्वाद एवं गुणों के आधार पर ही आम को फलों का राजा कहा जाता है। अब किसान भाई देखें, अभी जो समय है, इस समय में आम को कैसे, आम के मंजर को जो है प्रबंधन करना चाहिए, कीट व्याधि से उसको कैसे जो है प्रबंधन करना चाहिए, इसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आम में भरपूर मंजर के बाद भी मंजरों की सुरक्षा नहीं होने पाने के कारण फलन बहुत कम होता है और कभी कभी नहीं भी होता है। बाग की साफ सफाई पर सबसे पहले हमारे किसान भाई को ध्यान देना पड़ेगा। बाग की आम की तुराई के उपरांत बागों की जुताई जरूर करें। किसान भाइयों, आम के पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए बाग में थाला बनाकर हल्की सिंचाई करना जरूरी है। जल जमाव होने की स्थिति में पौधों के बढ़वार पर विपरीत असर पड़ता है, लेकिन बाग में सिंचाई के समय पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि आम के मंजर आने की अवस्था पर बाग में सिंचाई कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था पर सिंचाई करने से मंजर झड़ जाते हैं। मंजरों पर विभिन्न प्रकार के कीट व्याधि का प्रकोप, जैसे मधुआ कीट, मैंगो होपर या दहिया कीट, मिली बग और पॉडरी मिल्ड्यूज और एंथ्रेक्नोज जो रोग होता है, ये मुख्यतः जो है मंजर को प्रभावित करते हैं और जिससे आम के उत्पादन पर भी इसका जो है सीधा सीधा असर पड़ता है। इन सभी कीट को समय पर नियंत्रण करने के लिए जो है 3 छिड़काव सही समय से करने से उत्पादन बढ़ता है। प्रथम छिड़काव, आम में पहला छिड़काव मंजर निकलने के पहले कीटनाशी मोनोक्रोटोफॉस 36 EC 1 ml प्रति लीटर पानी या क्विनोलफॉस 25 EC 1 ml प्रति लीटर या इमिडाक्लोरपिड 17.5% SC 1 ml 3 लीटर पानी में मिला करके और इसका घोल को छिड़काव करने से ये जो पेड़ की छाल की दरारों के बीच कीट तक पहुंचे, क्योंकि ये जो जैसे जैसे वायुमंडल में बदलाव आता है, गर्मी बढ़ती है, तो ये इसकी अपनी संख्या में वृद्धि होती जाती है। तो सर्वप्रथम छिड़काव करें। द्वितीय छिड़काव के लिए किसान भाई, मंजरों में सरसों के बराबर दाना लग जाने पर कीटनाशी के साथ फफूंदनाशी को भी मिलाने की अनुशंसा है और फफूंदनाशी के रूप में आप कार्बेंडाजिम 50% 1 ग्राम प्रति 2 लीटर पानी या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% वेटेबल पाउडर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करने से मंजर को बचा सकते हैं। इस घोल में आप नेप्थेलिन एसिटिक एसिड यानी जो बाजार में प्लानोफिक्स के नाम से मिलते हैं, उस हार्मोन को मिलाया जा सकता है और फलों को गिरने से रोका जा सकता है और फल का आकार और बड़ा होता है, जिससे और सुडौल बनता है। आम का गुजिया कीट, ये सफेद रंग का चपटे आकार का कीड़ा आम की बौर तथा पत्तियों का रस चूसता है। फलस्वरूप पत्तियां तथा बौर सूख जाते हैं। इनकी मादा गर्मी के दिनों माह जून में पेड़ से उतरकर जमीन के अंदर लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई में अंडे देती है। इन अंडों से दिसंबर जनवरी में बच्चे निकलते हैं और 2-3 दिन बाद ये पेड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और फूल एवं फल का रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद आता है किसान भाई दहिया कीट का प्रकोप यानी मीली बग का प्रकोप। इस कीट के प्रकोप से मादा पौधों को नुकसान जो है, मादा जो है वयस्क मादा पौधों को नुकसान पहुंचाती है। ये दोनों आम के पौधों से जो कोशिका से रस होता है उसको चूस लेता है, जिस कारण मुलायम तने एवं मंजरी जो है सूख जाती है और अधपके फल गिर जाती है। पौधों पर काले रंग के फफूंद विकसित हो जाने के कारण जो है पौधा सही से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते। इसकी प्रबंधन के लिए किसान भाई पेड़ के आसपास की मिट्टी का निदाई गुड़ाई करने से कीट के अंडे नष्ट हो जाते हैं। मुख्य तने के आसपास वाले भाग पर 30 सेंटीमीटर चौड़ी प्लास्टिक की पट्टी लपेट देने से तथा उस पर कोई चिकना जैसे ग्रीस और अगर चिकनी मिट्टी होती है उसको भी आप गीला करके चिकनी मिट्टी को भी लगा सकते हैं। लगाने से जो है इस कीट के शिशु पेड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं। और अगर हम रासायनिक कंट्रोल की बात करें तो इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL जो है 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल के साथ स्टिकर के साथ मिला करके छिड़काव करें, जिससे इस रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसके अलावा वातावरण में आर्द्रता बढ़ने से चूर्णिल आसिता रोग, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से भी जाना जाता है,
का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है। साथ ही मंजर और फल भी झड़ने लगते हैं। और मैनकोजेब जो 75% वेटेबल पाउडर 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% को पानी के घोल के साथ मिला करके छिड़काव कर सकते हैं, जिससे इन सभी रोग एवं व्याधियों का जो है आप प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अब अगली कड़ी की ओर। आलू की फसलें अब खुदाई के लिए तैयार होने लगी हैं और अब जरूरत है सही तरीके से खुदाई करने की, ताकि किसी तरह का नुकसान नहीं हो। किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आलू खुदाई यंत्र विकसित किया गया है। तो ये यंत्र किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ से। जैसा कि किसान भाई हम लोग जान रहे हैं कि अभी हमारे खेत में लगभग आलू लगा हुआ है और कुछ ही दिन में हम लोग आलू की जो है डिगिंग करना या उखाड़ने की बात करेंगे, हार्वेस्ट करने की बात करेंगे। तो हम लोग मैनुअली जब भी करते हैं पोटैटो की डिगिंग हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा, एक तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा लेबर लगता है। अगर आप आलू उखाड़ने की बात करेंगे तो 40 से 45 लेबर पर हेक्टेयर में उसका जो हमारा जो मजदूर लगते हैं वो लगते हैं। अगर हम मशीन के द्वारा करेंगे तो हमारे मशीन के लिए ट्रैक्टर ऑपरेटेड और पावर टिलर ऑपरेटेड पोटैटो डिगर जो मार्केट में अवेलेबल है। पोटैटो डिगर मशीन से आलू खुदाई के लाभ व उपयोगिता। आलू खुदाई यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई जल्दी हो जाती है, साथ ही आलू कम चोट ग्रसित होते हैं। इस यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई लागत कम आती है। एक साथ आलू की खुदाई भी हो जाती है और उसके बाद इन्हें इकट्ठा कर आसानी से श्रेणीगत किया जा सकता है। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि जो हमारा ट्रैक्टर ऑपरेटेड पोटैटो डिगर मशीन है वो पहले 2 तरह का होता है, एक तो सिंगल रो और डबल रो होता है। तो सिंगल रो की बात करेंगे तो सिंगल रो में ये है कि आप जो पोटैटो रो टू रो डिस्टेंस जो मेंटेन करते हैं उसमें आपको सिंगल रो में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 2 रो पोटैटो डिगर की बात करते हैं तो उसमें हमारा रो टू रो मेंटेन होना चाहिए। पोटैटो डिगर मशीन की कार्यविधि। किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा, इस यंत्र से आलू की खुदाई करने के क्या क्या फायदे हैं, इसको देखते हुए यदि आप आलू खुदाई यंत्र का उपयोग करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये जान लें कि यह यंत्र किस प्रकार कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पोटैटो कैसे उखाड़ा जाता है। इसमें देखिएगा कि आगे अगर 2 रो की बात करें तो आगे में 2 ब्लेड लगे होते हैं। उसके बाद डिस्क दोनों, एक ब्लेड के दोनों तरफ में 2 डिस्क लगे होते हैं, 2-2 4 डिस्क लगे होंगे। उसके बाद एलिवेटर लगा रहता है और पीछे में रोलर लगा रहता है। तो जो हमारा ब्लेड आगे की ओर है ट्रैक्टर के पीटीओ शाफ्ट से लगा देते हैं, जो कि हमारा 30 से 45 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर को में लगा सकते हैं। लगाने के बाद ट्रैक्टर को आगे की ओर चलाते जाते हैं और हमारा जो है आलू ब्लेड के द्वारा आलू को उखाड़ा जाता है। उखाड़ने के बाद वो आलू हमारा जो एलिवेटर है उस पे आता है और वहाँ पे शेकिंग होता है, मतलब थोड़ा आलू जंप मारता है, जिसमें अगर आप मिट्टी लगा हुआ आलू में है तो वो आलू मिट्टी को छोड़ देता है, मतलब झटकने से वो आलू छूट जाता है और वो आलू हमारा पीछे की ओर आकर के वो एक रोलर जो मिट्टी प्लेन करते जाता है उस पर आकर के गिरते जाता है। तो इस तरह से हम लोग आलू की जो अगर करेंगे तो आराम से उखाड़ सकते हैं। अगर इसकी बात करें कि अगर हम 1 घंटा की बात करें तो 1 घंटा में करीब 1 से 1.5 एकड़ आलू की जो है हार्वेस्टिंग हम आराम से कर सकते हैं। इसका जो रख रखाव की बात करें, पोटैटो डिगर की रख रखाव की बात करें, जो कोई भी इम्प्लीमेंट बना हुआ लोहा का है और इसमें कहीं बेयरिंग लगा हुआ है, निपुल है, इसमें सारा चीज़ें, तो इसमें हम लोग करते हैं क्या कि इसको जब भी काम करके आते हैं तो सबसे पहले इसको हम पानी से बढ़िया अच्छी तरह धो दें। धोने के बाद जो भी हमारा मोबिल या ग्रीसिंग है जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर देते हैं। करने के बाद इसको हम किसी शेड में रख दें या किसी ऐसे जगह पे रखें जहाँ की नमी, हवा का नमी उसमें ना आए, पानी ना पड़े, जिससे कि वो हमारा जंग ना लगे।
और अगर इसकी बात करें कि जो दाम की बात करें तो ये लगभग अगर 45 जो हमारा दूर ट्रैक्टर ऑपरेटेड है तो ये लगभग 45 से 55 हज़ार तक में आता है। और अगर सिंगल रो की बात करें ये 35 से 40 हज़ार रुपये में ये आता है। और अगर इस सब्सिडी की बात करें तो इसके लिए लगभग 45 से 50% तक सब्सिडी हमारे बिहार गवर्नमेंट ने रखी है। और अगर विशेष जानकारी के लिए हमारे जो बिहार सरकार के मैकेनाइजेशन डिवीजन है वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे कम समय में हरा चारा उगाया जा सकता है, जिसे खाकर पशु 15 से 20% तक ज्यादा दूध देने लगेंगे। इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसे अपनाकर कम लागत में पौष्टिक हरा चारा तैयार किया जा सकता है। तो चलिए इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। आजकल पशुपालन में सबसे मुख्य समस्या है हरा चारा की उपलब्धता। जो हरा चारा उपलब्ध नहीं होने के कारण जानवरों में, पशुओं में बांझपन की शिकायत आती है, दूध उत्पादन भी कम होती है। लेकिन हरा चारा उत्पादन करने के लिए जमीन और पानी दोनों की आवश्यकता होती है। ये दोनों की कमी धीरे धीरे हो रही है, तो जिसके लिए आपको हाइड्रोपोनिक हरा चारा का सहारा लेना पड़ेगा। ये हाइड्रोपोनिक हरा चारा है क्या? ये ऐसी हरा चारा है जो बिना जमीन का, बिना कोई फर्टिलाइजर का, आप बिना कोई खाद दिए हुए घर में ही उगा सकते हैं। इसको उगाने के लिए केवल पानी की जरूरत पड़ती है और बीज की। करना क्या आपको है, जो भी अनाज आप जानवर को खिलाते हैं, गेहूं खिला रहे हों या मकई खिलाते हैं या जई खिलाते हैं, उस बीज को क्या करना, 24 घंटे के लिए फूलने के लिए दे देना है। 24 घंटे में जब फूल जाए वो बीज, उसके बाद उस पानी को निकाल देना है। पानी निकालने के बाद उसको अंकुरित करने के लिए छोड़ देना है। अंकुरित करने के लिए छोड़ने के लिए आपको क्या करना है कि उसके ऊपर जूट का बोरा ढक दें। जूट का बोरा ढक देंगे, देखें 24 घंटे के अंदर में उस पर अंकुरन आ जाएगी। जब उसमें कंप्लीट अंकुरन आ जाए उसके बाद उस बोरे को, जूट के बोरे को आप हटा दे सकते हैं। उसको हटा देने के बाद सुबह शाम केवल आपको पानी का स्प्रे करते रहना है। आपको सीजन के अनुसार देखना पड़ेगा। ठंडी का समय है तो सुबह शाम से काम चल जाएगा। हो सकता है गर्मी का समय है तो उस समय आपको दोपहर में भी पानी का छिड़काव करना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि उसमें सूखा हुआ नहीं रहे और ज़्यादा पानी भी नहीं पड़े। ज़्यादा पानी पड़ने के कारण क्या होगा, नीचे से गलने की संभावना बन सकती है। आप इसका उत्पादन कर सकते हैं अंकुरित बीज पर। आप सुबह शाम पानी का छिड़काव करते रहेंगे तो आपको 10 से 12 दिन में हरा चारा इस साइज की, ये हरा चारा जो है 10 दिन की है, 10 दिन में आपको हरा चारा उपलब्ध हो जाएगी। किसान भाइयों, हाइड्रोपोनिक्स चारा उगाने की ये तकनीक मौसम पर आधारित है। दरअसल अक्टूबर से मार्च माह तक जब तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है तब तक आप इस विधि से गेहूं और जौ का चारा उगा सकते हैं। और मार्च से अक्टूबर माह तक मक्का का चारा उगा सकते हैं, क्योंकि मक्के की बढ़वार 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में अच्छी होती है। इस तकनीक से चारा उगाने के लिए खास बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे बुआई के 12 घंटे पूर्व ही बीजों को भिगोकर अंकुरित करना पड़ता है। इसके बाद ट्रे में अंकुरित बीजों को अच्छी प्रकार से बिछाया जाता है। इसके बाद इन ट्रे को बनाए रैकों में रखा जाता है। जिस कमरे में ये रैक रखे होते हैं वहाँ तापमान और आर्द्रता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तापमान में अधिक कमी या बढ़ोतरी दोनों ही चारे के उत्पादन पर विपरीत असर डालते हैं। इसी प्रकार कमरे में अधिक आर्द्रता होने पर चारा में रोग उत्पन्न होने लगते हैं और आर्द्रता कम होने पर चारे की बढ़वार रुक जाती है। इसलिए इन दोनों ही बिंदु पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर किसान चारा उगाने के लिए प्रयोग होने वाले पानी में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करें तो चारा और भी पौष्टिक और जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके फायदे क्या क्या हैं? आपको ये तुरंत हरा चारा मिल जाती है। ये 10 से 12 दिन में आपके घर पे हरा चारा उपलब्ध हो जाएगी। पहली फायदा ये हुआ। दूसरी फायदा इसमें यह है कि आपको इसके लिए जमीन की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप ऐसा रैक बनवा लें या चचिर बांस का बनवा लें, उस पे ही आप ये जो ट्रे देख रहे हैं इसी ट्रे में आप हरा चारा उत्पादन कर सकते हैं। तीसरी बात है कि आप 1 किलो बीज से कम 5 से 6 किलो हरा चारा उत्पादन कर सकते हैं। 12 से 14% प्रोटीन मिलेगी, जबकि खेत में आप
मकई का हरा चारा लगाते हैं तो 8 से 10% मात्र प्रोटीन मिलती है, यानी कि इसमें पौष्टिकता भी ज़्यादा है। उसके बाद इस हरा चारा को आप पशु खिलाते हैं तो 1 से 1.5 लीटर तक दूध बढ़ने की संभावना बनी रहती है। इसमें लागत भी कम लगती है। यदि खेत में आप इतना हरा चारा जितना में आप पानी खपत करेंगे उसका कम से कम 90% पानी की इसमें बचत हो जाती है। आप अभी तक जो यहाँ पर ट्रायल किया गया उसके अनुसार गेहूं, मकई और जय का बहुत अच्छी तरह से हाइड्रोपोनिक हरा चारा उत्पादन कर सकते हैं। उसमें गेहूं में सबसे अधिक सफलता मिली है, जबकि और सभी जगह मकई में अधिक सफलता मिलती है। लेकिन हमें गेहूं 10 से 12 दिन में तैयार हो जाते हैं, जबकि जय का जब हरा चारा तैयार करते हैं हम तो लगभग 15 से 16 दिन ले लेते हैं, और मकई में 20 दिन तक वेट इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर हरा चारा मिलती है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है, ग्राम केरिया, जिला भागलपुर के प्रदीप पांडे ने। आपने मक्का की उन्नत किस्म और बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो किसान भाई बिहार और झारखंड में गर्मा मक्का की खेती करना चाहते हैं तो किसान भाइयों को चाहिए कि 15 फरवरी तक इसकी जरूर बुआई कर लें, या फरवरी के अंतिम तक इसका अवश्य रूप से बुआई हो जानी चाहिए। किसान भाइयों को चाहिए कि इसके लिए वो 25 kg बीज दर का प्रयोग करें। और जो किसान भाई गर्मा मक्का लगाना चाहते हैं उसके लिए किसान भाई अगर वो बिहार के साबुर विश्वविद्यालय से वो शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3 और शक्तिमान 4 नामक किस्म है उसका वो प्रयोग कर सकते हैं, या HQPM 1, HQPM 5 का वो प्रयोग कर सकते हैं। मालवी मक्का 2 भी इसकी एक अच्छी किस्म है जो मीडियम मैच्योरिटी की वैरायटी है, उसको भी वो गर्मा मक्का में लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन किसान भाई इससे प्राप्त कर सकते हैं। कंपोजिट में स्वान, BM1 जैसी किस्में भी अच्छी हैं। अगर कंपोजिट लगाना चाहते हैं तो उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं इसकी खेती हेतु भूमि का चुनाव एवं तैयारी की। तो समतल भूमि, हल्की दोमट मिट्टी के साथ साथ उचित जल निकास वाली भूमि मक्के की खेती के लिए उपयुक्त है। पिछली फसल कटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई 2 से 3 बार डिस्क हैरो या देशी हल से जुताई करने के बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेते हैं। मिट्टी जनित कीड़ों से बचाव के लिए 25 किलोग्राम क्लोरोपाइरिफास 5% धूल खेत में भुरकाव कर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। मक्के की खेती रिज बेड बनाकर करना उपयुक्त विधि है। किसान भाई जो बीज का प्रयोग कर रहे हैं, किसान भाइयों को चाहिए कि लगाने से पहले इसका बीजोपचार कर लें। वो 2 ग्राम बेविस्टीन नामक दवा से प्रति किलो सीड को अगर उसको ट्रीट कर देते हैं तो उससे रोग व्याधि की समस्या खत्म हो जाएगी। साथ में अगर किसान भाई एस्ट्रोबैक्टर नामक नत्रजन जो फिक्स करता है उससे अगर उसको ट्रीट कर देते हैं तो वो नत्रजन को फिक्स करेगा, क्योंकि मक्का एक ऐसी फसल है जिसमें पोषक तत्वों की ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है। तो अगर एस्ट्रोबैक्टर से ट्रीट करके उसको लगा रहे हैं, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे कतार खोलें और 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधा से पौधा लगाएं, ताकि प्रति हेक्टेयर उनको 84,000 पौधा कम से कम मिल सके। के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि जिस समय वो खेत तैयार कर रहे हैं उसी समय किसान भाइयों को 5 या 10 टन सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट अगर मिल जाता है तो उसको खेत में भली भांति मिला के खेत तैयार करें। और जिस समय बुआई कर रहे हैं तो उस समय किसान भाइयों को चाहिए कि 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटास में से स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा, और जो 150 किलोग्राम नत्रजन है उसका 1/3 मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें, और बची हुई 2/3 मात्रा को 2 भाग में विभक्त करके जब पौधा घुटने के आकार का पहुंच रहा है और नरमंजरी की अवस्था में रहता है उस समय प्रयोग करें, तभी उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। समेकित पद्धति से खेती करके बढ़ाएं अपनी आमदनी।
फसलों में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग और इससे होने वाले लाभ। हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए हमेशा संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।